दिल्ली स्पेशल सेल ने एक बड़ा भंडाफोड़ किया है। पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा से जुड़े बांग्लादेशी टेरर मॉड्यूल का बड़ा खुलासा हुआ है। 8 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद जांच में यह पता चला है 6 आतंकियों को तमिलनाडु से, 2 को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से गिरफ्तार किया गया है। एक नाइटमेयर सिनेरियो वहां पे खड़ा हो गया जो हमने देखा वहां पर, और जो सबसे बड़ा डर था हमारा वही हुआ है। बहुत अरसे के बाद इसके खास तौर पे अगर हम साउथ एशिया की बात करें तो इस खत्ते की जियो पॉलिटिक्स पर क्या असरात रहेंगे। हबीब अकरम साहब चूंकि बांग्लादेश में इलेक्शंस कवर करके भी आए हैं, इस वक्त पाकिस्तान और बांग्लादेश आगे किस तरह से चल सकते हैं और इंडिया इसमें कहां पर स्टैंड करेगा, और उसके अलावा और वो हंसते होंगे इनकी बातों पे और इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। आम शहरी के तौर पे मैं तो टेक्निकलिटीज को नहीं समझता, लेकिन कर्जे लेके मुल्क को चलाना ये कोई तरक्की नहीं है। आप बार बार लोन ले रहे हैं, लेकिन 5,300 अरब रुपए का करप्शन हो जाता है, तो इसको तरक्की तो मैं तो नहीं तरक्की समझता। मैं तो समझता हूं कि ये तो लूट मार है कि आप बाहर से लोन लें, आप खुद करप्शन करें और आवाम को कहें कि ये जीडीपी रेट इधर आ गया है। ये लोगों को क्या पता, जैसे गरीब फकीर आदमी को। कि बांग्लादेश में मौजूद इस मॉड्यूल का हैंडलर शब्बीर शाह लश्कर के टॉप नेतृत्व के सीधे संपर्क में है। जिन आतंकियों को पकड़ा गया है उनके पास से 1 दर्जन से ज्यादा मोबाइल फोन और 16 सिम कार्ड बरामद हुए हैं। पकड़े गए आतंकियों को दिल्ली लाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने अपने टेरर मॉड्यूल में एक बड़ा बदलाव किया है, जिसके तहत वो बांग्लादेशियों को निशाना बनाकर भारत में आतंकी गतिविधि को फैला रहा है। ढाका के अंदर 2026 में मोदी जी ने देखा कि बांग्लादेश के अंदर जो इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं वो बाहर निकले, और वही हुआ जो होना था, क्योंकि वहां पर इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होती है। न्यूज बुरी नहीं, बहुत बड़ा डेंजर है हमारे लिए। वो क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि एक हॉस्टाइल रजीम है जो वहां पर बिठाई गई है सीआईए की तरफ से। जब शब्बीर अहमद लोन की बैकग्राउंड में गए तो पता चला कि शब्बीर अहमद लोन जो है वो लश्कर का एक कन्विक्टेड टेररिस्ट है। ये पहले भी स्पेशल सेल ने 2007 में इसको पकड़ा था, और 2018-19 में जब ये छूटा तो उसके बाद से ये बांग्लादेश भाग गया, और ये वहाँ से बैठ के फिर से अपनी एक्टिविटीज़ थी उनको रिवाइव कर रहा था, और उसी सिलसिले में इसने इन दोनों लड़कों को रिक्रूट किया था। उमर फारूक को उसने टास्किंग दी थी पोस्टर्स लगाने की, और उमर फारूक से उसने कुछ वेपन्स अरेंज करने का भी, लोकली अरेंज करने का भी बोला था। और उसी की टास्किंग पर उमर फारूक, जो तमिलनाडु में 6 और लोग हैं जो बांग्लादेशी नेशनल्स हैं, उनको भी अपने ग्रुप में शामिल करने की कोशिश कर रहा था और उनको भी अपने पास ला रहा था। उनको उसने इस तरह की उनकी कम्युनिकेशंस हैं। सब्सिक्वेंटली एक टीम हमारी जो है तमिलनाडु गई और तमिलनाडु से जाके उन 6 लोगों को गिरफ्तार किया। तो इस तरह से इस केस में अब तक टोटल 8 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें से 7 बांग्लादेशी नेशनल्स। अब यूं महसूस हो रहा है जैसे एक दफा फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश विल बी कमिंग टुगेदर और अगेंस्ट इंडिया इन द सेंस, या फिर इंडिया इस इक्वेशन में से टोटल निकल चुका हुआ है। और मैं अब कैसे वो बात करूं खुल के, लेकिन मैं वही बात करने लगा था कि एक मुल्क था, दोबारा यूं महसूस सा होना शुरू हो गया कि ये एक ही लोग हैं। जहां तक आपका ये तासुर बिल्कुल ठीक है। मैं वहां से होके आया हूं और वहां पे मुझे बिल्कुल भी अजनबियत का एहसास नहीं हुआ। वहां पे जितने भी लोगों से मिला, जो इंटेलिजेंसिया के लोग थे, जो एकेडमिया के लोग थे, जो सरकारी लोग थे, आम लोग थे, दुकानदार थे, उन सब से जब गुफ्तगू हुई तो एक बात समझ में आई कि पाकिस्तान के बारे में जो हसीना वाजिद की फैलाई हुई नफरत है उसको उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसा नहीं था कि वहां पर पाकिस्तान के खिलाफ कोई ऐसा माहौल मौजूद है कि जिसमें कोई आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, वहां पर एक बैलेंस करने की कैफियत जरूर है कि पाकिस्तान के साथ मोहब्बत का जमजमा तो बह रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल पाकिस्तान के साथ दोबारा जुड़ने के लिए तैयार हैं, या पाकिस्तान उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, या वगैरह वगैरह। अवामी पार्टी के लोग मिले जी, अवामी पार्टी के भी मिले वहां पर आपको कुछ लोग? जी नहीं, वो नहीं। उसकी वजह यह है कि वो तो सारे अंडरग्राउंड नहीं, लीडरशिप नहीं, ओवरऑल वोटर्स। जी, वोटर्स में देखिए, वहां पर जो अवामी लीग के जो वोटर्स हैं उनके बारे में अब ये सुराग लगाना मुश्किल है कि वहां पर अवामी लीग का वोटर कितना है। उसकी वजह यह है कि जब पिछले इलेक्शन और उससे पिछले इलेक्शन, यानी एक के बाद दीगरे 3 इलेक्शन, 1 इलेक्शन रिग हुआ, एक में बायकॉट किया और अगला इलेक्शन भी तकरीबन बायकॉट हो गया। तो जब आप ऐसे इलेक्शन में लड़ रहे होते हैं तो जो जीतने वाली पार्टी है उसको तो पता ही नहीं होता कि मेरे वोट कितने हैं, क्योंकि आप तो जोर जबरदस्ती धक्के धौंस से आए होते हैं ना। तो हसीना वाजिद ने यही किया था। तो पता ये चला है इस इलेक्शन में
कि जब 60% वोटर टर्नआउट रहा तो अमलन इसका मतलब यह है कि हसीना वाजिद की पार्टी का कोई वोट नहीं था। वो तो एक अरेंजमेंट थी, वो एक आमरीयत थी जो दरअसल जोर जबरदस्ती और फौज के जोर पे उन्होंने कब्जा किया हुआ था। तो वो कब्जा छूटा है तो उसके बाद उनको पता भी नहीं चला कि वो कहां गए। और उनकी जो जितना पार्टी का कैडर था, जो उनका स्ट्रक्चर था, सारे का सारा एकदम तहलील हो गया और उनका नाम लेवा भी कोई नहीं मिला मुझे तो वहां पे। अच्छा सर, ये एक सवाल उसमें मेरे जहन में ये आ गया कि वहां पर लोग बात हो रही रेवोल्यूशन की, वो जेन जी रेवोल्यूशन और इनकलाब और तब्दीली, ये तब्दीली है क्योंकि ये एक रिवायती पार्टी है देखिए जो कि पावर में आई है। अकबर, जहां तक तब्दीली का तो हुक्म शायद लगता है इस पे, इनकलाब का नहीं लगता। ठीक, क्योंकि जब ये सारी तहरीक चल रही थी तो वो किसी इनकलाब के लिए नहीं चल रही थी। जान छुड़ाओ मुहिम जी, वहां पर असल मामला देखिए वो तो चला था ना कोटे से। जी जी, कि कोटे में उन्होंने मुक्ति बाहिनी, जो उस वक्त की वो फोर्स थी, जो रज़ाकार, जो उस वक्त के वॉलंटियर्स थे या फौज थी, जिन लोगों ने 1971 की लड़ाई में बांग्लादेश बनाने में एक किरदार अदा किया था, उनके बच्चों और फिर पोतों और नवासियों को भी वो कोटे में रख रहे थे। और जो लोग दूसरे थे उन्होंने, यानी वो लोग जो पाकिस्तान के साथ रहने के हक में थे, उन्हें कहा जाता था रजाकार। तो जब रजाकार का ताना इस्तेमाल किया हसीना वाजिद ने, तो वहां पे नारे लगना शुरू हो गए कि अमी कौन तुम्ही कौन, रजाकार रजाकार। तो वहां पे लोगों ने ढाका यूनिवर्सिटी में नौजवानों ने नारे लगाना शुरू कर दिए। दोस्तों, जब बात देश की सुरक्षा की होती है तो हमारे सुरक्षा बलों की सतर्कता वाकई सराहनीय है। हाल ही में एक बड़े ऑपरेशन में अलग अलग राज्यों से संदिग्ध आतंकवादी गतिविधियों में शामिल कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनके तार अंतरराष्ट्रीय आतंकी नेटवर्क से जुड़े बताए जा रहे हैं। जांच एजेंसियों को उनके पास से कई सिम कार्ड और संदिग्ध डिजिटल चैट्स मिली, जिनका इस्तेमाल ट्रैकिंग से बचने के लिए किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि कुछ गिरफ्तारियां दक्षिण भारत के शहरों से हुईं, जबकि कुछ पूर्वी क्षेत्र से की गईं। इस पूरे मामले में खुफिया सूचनाओं के आधार पर कार्रवाई की गई और कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ संदिग्धों के संबंध प्रतिबंधित संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जोड़े जा रहे हैं, जिस पर भारत में पहले से प्रतिबंध है। गौर करने वाली बात यह है कि सुरक्षा एजेंसियां लगातार ऐसी गतिविधियों पर नजर रख रही हैं और समय रहते कार्रवाई कर रही हैं, जिससे बड़े खतरे को टाला जा सके। वहीं दूसरी ओर पड़ोसी देश पाकिस्तान के कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने इस कार्रवाई पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं, लेकिन भारत की एजेंसियां तथ्यों और सबूतों के आधार पर काम करती हैं। सच यह है कि आतंकवाद किसी धर्म या समुदाय से नहीं जुड़ा होता, बल्कि यह मानवता के खिलाफ अपराध है और इससे निपटने के लिए कड़ी सतर्कता जरूरी है। सोचिए, अगर यह साजिश समय पर सामने न आती तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। और अब जरा यह भी सोचिए, हमारी सुरक्षा के पीछे दिन रात काम करने वाले इन अनदेखे हीरोज की जिम्मेदारी कितनी बड़ी होती है। अगर आप देश और दुनिया से जुड़ी ऐसी ही तथ्यात्मक और जागरूक करने वाली खबरें चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।